अब देखिए, अपन ने संधारित्र पढ़े हैं, संधारित्रों की धारिता भी निकाली थी, है ना। जैसे कि समांतर क्रम संयोजन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने ज्ञात की थी, गोलाकार संधारित्र की धारिता हमने ज्ञात की थी। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके पास में दो संधारित्र हैं और दो संधारित्र में आपके पास में जो संधारित्र हैं उनकी धारिता ज्यादा है ना। उनकी धारिता मान लिया जाए, आपके पास में दो संधारित्र है, एक की धारिता मान लिया आपकी 2F है और दूसरे की 3F है ना। आपने दो संधारित्र खरीद लिए जिनकी धारिता क्या क्या है, एक की 2F है और एक की 3F है। और भी अगर आपके पास में संधारित्र हैं और उनकी धारिता मान लिया जाए 4F है और इससे ज्यादा हो सकती है। अब लेकिन आपको कभी कभी आवश्यकता लग गई कि भाई हमें एक धारिता का संधारित्र चाहिए, मतलब जिस संधारित्र की धारिता 1F हो, यानी कि 1 फेराड हो। F का मतलब होता है फेराड, धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड। इसलिए धारिता को जब भी लिखा जाता है तो उसके साथ में उसका मात्रक लिखना पड़ता है किसी भी चीज के साथ में, ठीक है ना। तो यदि मान लिया जाए अपने को 1F धारिता का संधारित्र चाहिए, अब अपने पास में कौन कौन से हैं, 2 का है, 3 का है, 4 का है ना। तो या तो हमें दूसरा खरीदना पड़ेगा, है ना, या तो हमें दूसरा संधारित्र खरीदना पड़ेगा जिसकी धारिता 1F हो। लेकिन हमारे पास में ऑलरेडी ये 2-3 है, तो क्यों ना हम इन्हीं से 1F धारिता का संधारित्र प्राप्त कर लें। तो ऐसा करने के लिए इन संधारित्रों को एक क्रम में जोड़ा जाता है और वो क्रम 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब हमें जो धारिता प्राप्त होती है वो धारिता परिणामी धारिता से कम होती है। मतलब ये जो आपके पास में धारिताएं हैं, यदि आपको इनसे कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। और यदि आपको जो आपके पास में संधारित्र हैं उन संधारित्रों से अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है तो उनको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कौन से क्रम में जोड़ना पड़ता है, समांतर क्रम में। आई बात समझ में। यदि हमें कम धारिता का संधारित्र बनाना है तो हमें संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और यदि ज्यादा धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। अब सबसे पहले बात आती है, हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इधर देखिए सभी, बहुत इजी प्रश्न है, कुछ भी ज्यादा आपको इसमें कठिन नहीं लगेगा। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन हम कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही लाइन से जुड़े होना। यदि जैसे कि मान लिया जाए 3 संधारित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र आपका ये है और एक संधारित्र ये 3 संधारित्र मैंने आपके सामने बनाए। संधारित्र 2 प्लेटों का संयोजन होता है, ये आप सभी जानते ही हैं। अब अपन ने यहाँ पर प्रत्येक में ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, और इन सभी में अपन ने 2-2 प्लेटें रखी हैं। 2 प्लेट इसमें है, 2 प्लेट इसमें है, 2 प्लेट इसमें है, ठीक है ना। इनकी धारिता मान लेते हैं अपन। इस संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी C2 मान ली और इसकी C3। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे क्योंकि हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो देखो श्रेणी क्रम में इनको कैसे जोड़ा जाता है। ये आपका पहला संधारित्र है और इसकी ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। ये इस प्रकार से 3 संधारित्र आपके सामने बने हैं। इन तीनों को आपस में आप जोड़ेंगे तो देखो ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट जुड़ेगी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, यानी कि इस प्रकार से। इन दोनों का जोड़ हमने यहाँ पर एक बिंदु नाम दे देंगे। फिर अब ये दूसरा संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की कौन सी प्लेट से जुड़ेगी, पहली प्लेट से। ये हमने जोड़ दिया।
अब ये आपका अंतिम संधारित्र है, मतलब 3 संधारित्रों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, 3 से ज्यादा को नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये जो अंतिम संधारित्र रहेगा आपका, इसको आपको जोड़ देना है पृथ्वी के साथ। काय से जोड़ देंगे इसको हम? पृथ्वी के साथ। तो ये हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। अब इन तीनों संधारित्रों में केवल अभी अपन ने धारिता लिख रखी है C1, C2 और C3। इन तीनों संधारित्र की धारिता हमने लिख रखी है, लेकिन अभी ना तो इसमें हमने आवेश प्रवाहित किया है और ना ही इन पर कोई सा भी विभवांतर उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ है ना। तो इसके लिए हम ये जो हमारा पहला संधारित्र है, इस पहले संधारित्र को एक विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। काय से जोड़ेंगे? विद्युत स्रोत से जोड़ करके, और इसमें हमने प्लस क्यू आवेश प्रवाहित कर दिया। जब आप यहाँ पे प्लस क्यू आवेश प्रवाहित करेंगे तो इस प्लेट पर पूर्ण रूप से कौन सा आवेश आ जाएगा तुम्हारा? प्लस क्यू आवेश, है ना। और प्रेरण के कारण ये जो दूसरी प्लेट होती है, इस पर इधर की ओर कौन सा आवेश आता है? और इधर की ओर ये धनावेश ऐसा कैसा ही इस तार के माध्यम से होते हुआ यहाँ पर चला जाएगा। तो ये प्लेट यानी कि ये दूसरे संधारित्र की प्लेट है, ये हो जाएगी आपकी धनावेशित प्लेट। फिर वही प्रेरण क्रिया के द्वारा इस पर माइनस और इधर क्या जाएगा? अब ये संधारित्र हमने इससे जोड़ दिया है, तो यहाँ पर भी एक बिंदु मान लो अपन। तो देखिए एक बिंदु यहाँ पर नाम दे दिया A, यहाँ पर नाम दे दिया B, यहाँ पर दे दिया C, ठीक है ना। तो अब जब ये वाली प्लेट इससे जुड़ चुकी है, तो ये जो धनावेश आपको दिख रहा है इधर, ये इस प्लेट पर जाएगा, इस पर ऋणावेश और इधर धनावेश। ये धनावेश ऐसा कैसे कहां पर चला जाएगा? ठीक है ना। अब जब आपने यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश इन संधारित्रों में प्रवाहित किया है, तो ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से सभी संधारित्रों में बढ़ जाता है। यानी कि इसमें भी प्लस क्यू आवेश रहेगा, इसमें भी प्लस क्यू आवेश रहेगा, और इसमें भी कौन सा आवेश था? प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना। इनका आवेश परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेकिन चूंकि ये जो संधारित्र है वो अलग अलग पॉइंट के बीच में जुड़े हैं, इन दोनों के बीच में ये बिंदु B है, इन दोनों के बीच में बिंदु C है। तो जब अलग अलग जब बिंदुओं के बीच में आवेश बढ़ता है, तो आवेश का मान तो नहीं बदलता है, लेकिन विभव का मान बदल जाता है। जब विभव का मान 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के बीच में आप आवेश को बहाओगे, तो केवल कौन परिवर्तित होगा? विभव, ना कि आवेश। आवेश तो यही रहेगा, आपने धनावेश दिया है, एक सीधी लाइन में आवेश बह रहा है, तो ये यहीं से आवेश सीधा इधर की ओर चला जाएगा। लेकिन इसमें सभी देखो, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों के बिंदुओं के बीच में आवेश बहेगा, फिर इन दोनों के बीच में बहेगा, इस प्रकार से आगे की ओर बहेगा। तो इनका केवल विभवांतर परिवर्तित होगा। तो विभवांतर यहाँ पे जैसे मान ले जाए, ये आपका पहला संधारित्र है, इसका विभव तो हो जाएगा V1, ये दूसरा संधारित्र है, इसका विभव हो जाएगा V2, ये तीसरा है तो इसका विभव हो जाएगा V3। देखो एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास में 3 पाइप है, एक पाइप ये, एक पाइप ये और एक पाइप ये, है ना। यहां से हमने इसमें जल प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया? यहां से जल। तो जल की बहने की जो स्पीड यहां पर रहेगी, यहां पर सबसे ज्यादा स्पीड से बहेगा, मतलब पहले पाइप में सबसे तेज, फिर इधर जब आगे जाएगा तो थोड़ा धीमा हो जाएगा, फिर आगे जाएगा तो थोड़ा धीमा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? स्टार्टिंग वाले पे सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी उसकी, रहेगी कि नहीं? जैसे कि मान ले जाए आपने 10 लीटर पानी बहाया, इसमें कितने लीटर पानी बहाया? 10 लीटर। तो यहाँ पर वो सबसे तेजी से बहेगा, यहाँ पर थोड़ा धीमे बहेगा, यहाँ पर थोड़ा धीमे बहेगा। इस प्रकार से मतलब जैसे जैसे आप इसकी लंबाई बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे आप इसमें पाइप जोड़ते जाओगे, तो पानी की जो स्पीड है वो धीरे मतलब बदलती जाएगी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इसमें पानी का जो बहाव है वो बदलता है, उसी प्रकार जब आप इसमें आवेश बहा रहे हैं हम, तो आवेश इसके लिए ये विभव जो होगा वो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा। लेकिन ये जो आवेश है, ये आवेश किसके लिए है? पानी के लिए। आपने 10 लीटर पानी बहाया है ना, तो वो 10 लीटर यहाँ से भी बहेगा, वही 10 लीटर यहाँ भी बहेगा, वही 10 लीटर यहाँ भी बहेगा।
मतलब पानी की मात्रा तो समान रहेगी, लेकिन उसका जो बहने का स्तर है उसमें बदलाव होगा। तो इसी प्रकार आवेश यही रहेगा, लेकिन बदलाव किसमें होगा? विभव। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश वही रहता है, केवल उनका जो विभवांतर है वो बदल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनकी परिभाषा, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा आप कैसे बोलेंगे कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ना तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीगत करना संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। पूरी परिभाषा इसी में लिखी हुई है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी के साथ जोड़ना संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसके सूत्र की उत्पत्ति के लिए माना कि 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। इनमें जब हम प्लस के आवेश प्रवाहित करते हैं तो इनका विभव क्रमशः V1, V2, V3 में बढ़ जाता है। ठीक है ना। तब यहाँ पर अपन लिखेंगे कुल विभवांतर। कुल विभवांतर हो जाएगा आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो आपका विभव है ना, ये इन सबके योग के तुल्य है, इसलिए इसको बोलते हैं परिणामी विभवांतर या तुल्य विभवांतर। तुल्य का मतलब होता है बराबर। ठीक है ना। जैसे अपन किसी भी चीज के लिए बोलते हैं कि ये इसके तुल्य है, मतलब वो चीज उसके बराबर है। तो ये जो विभवांतर है ये इन तीनों के योग के तुल्य है, मतलब इन सभी को जोड़ने पर इसके बराबर आएगा। ठीक है ना। तो इसको दे दिया हमने समीकरण ए दे दिया। अभी देखिए अब धारिता C बराबर आपका सूत्र क्या होता है? धारिता C बराबर होता है हमारा सूत्र Q/V। तो यहाँ से हमें ये जो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 दे रखा है, इनका मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस सूत्र में से विभव का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? विभव का। तो विभव का मान निकालेंगे तो ये जो V यहाँ पर लिखा है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये C को इसके बटे में पहुंचा दो, यानी कि ऐसा सूत्र बन जाएगा। यानी कि V बराबर हमारा क्या बन गया? Q/C। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संधारित्र है तो तीनों के लिए अलग अलग विभवांतर है, तो तीनों के लिए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन पहले संधारित्र पर विभव। पहले संधारित्र पर आपको विभव दिखता होगा, क्या है? V1 बराबर Q तो सभी में एक समान रूप से बह रहा है, लेकिन धारिता ये C क्या होती है? धारिता। तो इसकी धारिता क्या है? C1। ये पहले संधारित्र के लिए हुआ है। अब दूसरे संधारित्र पैदा, दूसरे संधारित्र पर विभव। दूसरे संधारित्र पर विभव कौन सा है? V2 दिख रहा है। V2 आवेश तो सभी में क्यों ही है, धारिता क्या है इसकी? अब एक और कौन सा बचा है? तीसरे संधारित्र पर विभव। तीसरे संधारित्र पर विभव क्या है हमारा? V3 बराबर आवेश क्या है? Q और धारिता क्या है उसकी? C3। ओके। ये आपने V1, V2, V3 सभी के मान निकाल लिए। ये V1, V2 और V3 के मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में V1, V2, V3 के मान रखने पर, है ना, V1, V2, V3 के मान रखेंगे। तो देखिए ये V बराबर V1 का मान आपने निकाल रखा है Q/C1 प्लस V2 का मान हमने निकाल रखा है Q/C2 प्लस V3 का मान निकाल रखा है Q/C3। ओके। अब फिर निकालेंगे अपन परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर कौन सा दिख रहा है आपको? इसमें नहीं दिख रहा है? अरे ये क्या है? ये परिणामी विभवांतर है। तो परिणामी विभवांतर का मान हो जाएगा V बराबर Q/C, क्योंकि V के बराबर तो वही सूत्र होगा, कोई बदलाएगा थोड़ी।
तो यहाँ पर ये बी है, तो बी का मान क्या है हमारे पास, Q/C बराबर पे इन सभी में देखिए Q Q Q सभी में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इन सभी में से Q कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यदि Q कॉमन ले लिया तो 1/C1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ से देखिए यदि हम इस Q को उठा के इसके बटे में ले आए या फिर इस Q को इसके बटे में ले जाए तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अर्थात संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता, ये परिणामी धारिता है, परिणामी धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। ये देखिए इन सभी का व्युत्क्रम है, एक के बटे में लिखे इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रम है, और ये प्लस है सभी के बीच में, और प्लस का मतलब क्या होता है योग। तो ये जो परिणामी धारिता है इन सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। यदि हम न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्नों को करेंगे तो आंकिक प्रश्नों में अगर हमें ज्यादा धारिता वाले संधारित्र दे रखे हैं और कम धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना है तो उनको जब हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस C का जो मान आएगा वो उन सबसे कम आएगा। मान लिया जाए C1 का मान आपके पास में 4 है, इसका मान 5 है, इसका मान 6 है, तो इस C का जो मान आएगा ना वो 4 से कम आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। आई बात समझ में, मतलब ये परिणामी धारिता इन तीनों के योग से कम आएगी, मतलब तीनों के मान है उन मान से भी कम आएगी, योग तो फिर दूर की बात, ठीक है ना। तो ये होता है आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और इन्हीं की सहायता से ये जो अपन ने जितने भी प्रत्येक संधारित्र के लिए जो सूत्र निकाले हैं ना, इन्हीं से आपके आंकिक प्रश्न होंगे। अभी बात समझ में, इसलिए इन संधारित्रों के आपको सूत्र भी पता रखना है, सभी के जितनी भी चीज अपन ने सूत्र निकालते हैं ना, तो इन सूत्रों से ही आपके आंकिक प्रश्न सोल्व होते हैं। ओके।